हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। गाइस, हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अलंकार। लास्ट क्लास में हमने क्या है समास वाला टॉपिक कवर किया था, तो आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। अलंकार होते क्या है? इट मीन्स अलंकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण। ये जैसे आभूषण क्या होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, जब आभूषण क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्या है सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इट मीन्स जब क्या है नारी कोई आभूषण पहन लेती है तो वो सुंदर लगती है। ऐसे जो अलंकार होते हैं ये क्या है काव्य की क्या है सौंदर्यता को, काव्य की जो सौंदर्य है उसको क्या है बढ़ा देते हैं। इट मीन्स जो पोएट होते हैं वो जो पोएट्री वगैरह लिखते हैं उसमें क्या क्या है अलंकार का प्रयोग करते। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या है जो पोएट्री होती है उसको पढ़ने में भी क्या है थोड़ा सा मजा आता है। अगर अदरवाइज बिना उसके अलंकार के ऐसे ही पढ़ोगे तो उसमें कोई भी मजा नहीं है, बच्चा क्या है बोर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है जो पोएट वगैरह है जो पोएट्री लिखते हैं वहां पर क्या है अलंकार का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं काव्य की क्या है शोभा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके हम टुकड़े करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा? अलम धन कार। क्या बनेगा? अलम धन कार, ठीक है। अब जो अलंकार के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। और वैसे कई किताबों में आपको तीन भी लिखा मिलेगा, वो होता है उभय उभय अलंकार, बट उसको हम हिंदी के अंदर नहीं पढ़ेंगे। हमसे जो शब्दालंकार और जो अर्थालंकार है इनमें से ही पूछा जाता है, और मेन तो इसमें भी शब्दालंकार ही है, बट हम दोनों के अंदर से पढ़ेंगे। तो जो शब्दालंकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो शब्दालंकार के जो भेद होते हैं इसके भी कितने पांच भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। यानी अलंकार के तो कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और जो शब्दालंकार होते हैं इसके भी कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। तो उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार क्या होते हैं? वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार, यानी शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा वो तो होते हैं शब्दालंकार, ठीक है। और जब अर्थ के कारण शब्दों में अर्थ के कारण वाक्य में जब चमत्कार पैदा हो तो वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के जो पांच भेद है उनमें से फर्स्ट आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब उसमें क्या है अनुप्रास अलंकार सबको पता होगा, जिसमें क्या है सिर्फ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक से ज्यादा बार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब यहाँ पे देखो कौन से वर्ण की जो आवृत्ति बार बार हुई है? तय वर्ण की। सब में तय तय आ रहा है ना यहाँ पे देखो। फिर नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, रघुपति राजा राघव राम। अब यहाँ पे कौन से वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है? रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यानी किसी भी वर्ण की जब आवृत्ति बार बार होती है तो वो है ना हमारा कौन सा अनुप्रास कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे बच्चे को पता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। बट वो यहाँ वो क्या पूछता है? इसके भेद होते हैं जो वहां से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार नहीं पूछता। अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं ना क्वेश्चन वहां से बनता है। तो अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, श्रुतानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास। ये क्या है? अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। तो छेकानुप्रास क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक ही वर्ण जब दो बार आए, चाहे वो लगातार आए चाहे फिर गैप के बाद आए, यानी इसमें क्या होता है एक ही वर्ण क्या है दो बार आए। जब वाक्य में एक वर्ण क्या है दो बार आए, वो ऐसे लगातार भी आ सकते, यहाँ पे भी आए यहाँ पे भी आए, या फिर यहाँ पे आ गए फिर यहाँ पे नहीं आया यहाँ पे भी आ सकते। इट मीन्स गैप के बाद आता है या फिर लगातार आए तो हमेशा कौन सा अनुप्रास होगा? छे का अनुप्रास होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। क्या कह रहा है? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अब मैं सिर्फ अनुप्रास में वर्ण को ही देखना, ये बात ध्यान रखना, बट ये देखना है कि कौन सा वर्ण कहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। छेका में देख वर्ण च वर्ण आया है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नहीं आया हमारा, यहाँ पे आ गया, यानी गैप के बाद आया ना। छेका अनुप्रास का मतलब, छेका मत का मतलब ही होता है गैप, यानी एक वर्ड छोड़ के भी आ सकता है, दो लगातार भी आ सकता है। तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है तो ये हमारा कौन सा अनुप्रास हो गया? छे का अनुप्रास हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कानन कठिन भयंकर भारी। अब यहाँ पे भी भय वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है।
कै वर्ण है, ये भी 2 बार है, तो ये कौन सा अनुप्रास हो गया हमारा? 6 का अनुप्रास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा श्रुतानुप्रास। क्या होता है? श्रुतानुप्रास। इसमें क्या होता है? जिनका उच्चारण स्थान एक हो। कैसे पता लगेगा? जैसे हमने क्या है वर्णमाला में वो पढ़े थे ना, कचट तप, यानी कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो इसमें क्या आएंगे, यानी ऐसा ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें क्या है सारे एक ही वर्ग के अक्षर मिलेंगे। यानी जैसे एग्जाम्पल देखो, दीनांत था, थे दीनांत डूबते। अब ये देखो हमें कैसे पता लगा कि श्रुतानुप्रास है? देखो दै वर्ड कौन सी लाइन में आ रहा है, ये वर्ण देखो अभी सारे इसके तय वर्ग की लाइन में है ना, तय थे दै, ढै नहीं है, फिर इसमें न है, ठीक है, थे है यहाँ पे, ये देखो। यानी क्या है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो क्या है एक ही वर्ग में से मिलेंगे, यानी कै वर्ग में से भी मिल सकता है, चै वर्ग में से भी, टै वर्ग में से भी, तै वर्ग में से भी, और फिर पै वर्ग में से भी। यानी उनका जो उच्चारण स्थान होगा तो वो क्या होगा हमारा एक ही होगा। ऐसे वाक्य मिले, ऐसे उदाहरण मिलेंगे श्रुतानुप्रास के अंदर। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब ये देखो इसमें मैं वर्ण आए हैं सारे, दै हो गए, जय हो गए, तो ये क्या है, ये कौन से किससे बोले जाते हैं? अब ये वाला देखो, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, ये कहाँ से बोले जाते थे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, यानी ये कौन से वर्ग के आगे? दंतव्य वर्ग के आगे। यानी इसमें जितने भी वर्ण हैं ये सारे कहाँ से बोले जाते हैं? दंतव्य से। इनका उच्चारण स्थान एक ही है। ठीक है, तो यानी क्या इसका मतलब क्या है, यानी जो इसके अंदर वो वाले उदाहरण आएंगे जो इनका उच्चारण स्थान एक ही हो, वो क्या है? श्रुतानुप्रास हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास के अंदर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे वृत्तानुप्रास के अंदर आते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्या आता है? अंत्यानुप्रास। ये क्या है? जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अंत्यानुप्रास। इट मीन्स अंत में क्या है? तुकबंदी बनेगी, यानी 2 लाइंस दी होगी, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट जो उनमें क्या है अंत का जो शब्द मिलेगा उसमें क्या है एक तुकबंदी मिलेगी, तो वहां पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा? अंत्यानुप्रास होगा। जैसे जय न मित्र दुख होई दुखारी, तिनी विलोकत पातक भारी। अब ये वाले देखो, अंत्य, दुखारी, भारी, यानी क्या है दोनों में तुकबंदी बन रही है ना, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, निज दुख गिरी समरजी करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जाना, समाना, इन दोनों में तुकबंदी है। अंत के शब्द जो मिलेंगे उनमें जहां भी आपको तुकबंदी लगे तो वो कौन सा अलंकार होता है? हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है? पूरी पंक्ति ही पुनरावृत्ति होती है, यानी इसमें क्या होता है? लाटानुप्रास में पूरी पंक्ति को ही रिपीट किया जाता है, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो इसमें क्या बता रहा है? यानी अगर आपका पूत किसको बोलते हैं? बेटे को या लड़के को, वो सपूत है, सपूत मीन्स अच्छा है, तो किस लिए? धन को इकट्ठा करना। अगर वो अच्छा है तो वो खुद से अपने लिए अपना कमा लेगा, अच्छे से खा लेगा। और दूसरी वाली में क्या रहा? पूत कपूत तो का धन संचय, यानी पूत यानी तुम्हारा जो बेटा है वो क्या है? कपूत है, यानी अच्छा नहीं है, ऐसे ही है, तो वो उसके लिए आपने जो धन इकट्ठा किया है तो वो भी उसके कोई काम उसको भी क्या है? बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये बता रहा है। इसमें क्या है? पूरी पंक्ति को ही क्या है? रिपीट किया गया है, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। यानी अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ लिया, उसके जो भेद थे 5 वो भी अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर बेटा 2 समान शब्द आएंगे। ठीक है, यानी क्या मिलेगा आपको? 2 समान शब्द होंगे, बट उन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है? अलग अलग निकलेगा। यानी 2 शब्द मिलेंगे, उन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है? अलग अलग निकलेगा, तो वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे क्या है? घटा, घटा शब्द ये किसके लिए यूज हुआ है? एक तो बादल के लिए,
और घमंड घटा, ये घटा शब्द किसके लिए हुआ? घटना, किसी चीज का घटना, डिग्री जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और काली घटा यानी काले बादल का घमंड, घटा का मतलब होता है घटना, यानी जो घटा शब्द है इसके क्या है, दो जगह आए हैं, दोनों ने क्या है, अलग अलग अर्थ दिए हैं। तो ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट आता है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। अब ये कनक कनक है तो यहाँ पे इन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इस एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे का होता है धतूरा। यानी क्या बोल रहा है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यानी इन दोनों में से दोनों का मतलब अलग है। एक का मतलब है सोना और एक का होता है धतूरा। दोनों ही चीज क्या है, अगर मात्रा में ज्यादा हो जाए तो दोनों ही क्या है, अच्छी नहीं होती। अगर मान लो इंसान के पास बहुत ज्यादा सोना है तो भी क्या है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर क्या है, धतूरा है, धतूरा अगर कोई ज्यादा ले ले तो भी वो क्या है, उसके लिए हानिकारक है या फिर बेकार है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है सजना है मुझे सजना के लिए। अब ये जो सजना शब्द है ना, ये क्या है, दोनों जगह अपने अपने अलग अलग अर्थ दे रहा है। सजना में सजना संवरना, तैयार होना, ठीक है। और सजना होता है यहाँ पे किसको बोला है, सजना मीन्स पति को। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो इन दोनों सजना का क्या है, अलग अलग अर्थ है। यानी जब दो शब्द आए और दोनों अपने अपने अलग अलग अर्थ दे तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष मीन्स चिपकना, यानी एक शब्द हो उसके साथ दूसरा चिपक रहा हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे क्या है इसकी परिभाषा, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, इट मीन्स श्लेष में क्या है, एक शब्द मिलेगा हमें लिखा, उसके बट एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। और यमक में तक क्या था, दोनों शब्द अलग दे रखे थे, सेम शब्द थे और दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा था। और श्लेष में एक शब्द मिलेगा और उसके क्या है, अर्थ दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, मंगन को देख पट देती बार बार है। अब देख यहाँ पे देखो, ये जो पट शब्द आया है इसके दो अर्थ है, कौन कौन से, एक तो होता है वस्त्र और एक होता है दरवाजा। यानी मंगन मीन्स मांगने वाली, मांगने वाली को देख क्या करती है, वो बार बार, एक तो ये बन गया कि बार बार दरवाजा बंद कर देती है, और दूसरा क्या बन गया, वस्त्र, यानी मांगने वाली को देख क्या वो बार बार उसको वस्त्र दे देती है। तो इसके दो अर्थ निकल गए ना। नेक्स्ट आता है हमारा प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। लाल, अब इस लाल शब्द के भी दो अर्थ है, क्या है, एक तो होता है लाल किसको बोलते हैं, पुत्र को, किसको बोलते हैं, पुत्र को। और एक दूसरा जो लाल होता है वो किसके लिए यूज हुआ है, रतन, यानी रतन को भी क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। इसकी एक पहचान और होती है श्लेष अलंकार की, हमें क्या है, यहाँ पे एक शब्द कोई मिलेगा और उसके बाद में क्या है, दो बीच में दो तीन शब्द मिलेंगे, उनके बीच में हमें क्या है, कोमा मिलेगा। तो ये भी एक पहचान होती है, बट ये रेयर ही मिलता है, बट देख लेना, कई बार तो दे देता, कई बार नहीं भी मिलता। अब ये शुभरन शब्द है, अब इसके क्या है, दो से तीन अर्थ निकल रहे हैं और वो तीनों अर्थ इन जो कोमा वाले शब्द है ना, इन तीनों के लिए अलग अलग यूज हो रहे हैं। वो कैसे, सुब्रन मीन्स सोना भी होता है, अच्छे शब्द भी होता है, और एक होता है रंग रूप, रंग रूप, यानी सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब कवि के लिए शुभ्रन क्या है, अच्छे शब्द है। व्याभिचारी क्या होते हैं, जो गली नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं ऐसे आवारा, तो उनके लिए क्या है, रंग रूप, सुंदर रंग रूप। और चोर के लिए क्या है, सोना। यानी शुभ्रन के क्या है, तीन अर्थ निकले तीनों के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आता है हमारा विप्स अलंकार। कौन सा आता है बेटा, विप्स अलंकार। विप्स अलंकार में क्या होता है, जब हम अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी आदर सहित जिन शब्दों को हम बार बार बोलते हैं, तो वो हमारे कौन से अलंकार होते हैं, विप्स अलंकार। जैसे राम राम हो गया, हरे हरे, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, शिव शिव कहते हो क्या, ये सारे हमारे क्या है, विप्स अलंकार के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। इसके अंदर क्या होता है, जब बोलने वाले की बात को सुनने वाला उल्टा समझे, यानी
जो मैंने तुम्हें कुछ कहा बट तुमने कुछ और ही समझ लिया, तो वो कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वक्रोक्ति अलंकार है? देखो मैं बताऊंगी, उदाहरण से समझेंगे कैसे। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, कौन तुम, इसने बोला कौन तुम, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। अब यहाँ पे देखो घनश्याम क्या है, घनश्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण को भी बोलते हैं, ठीक है। और एक घनश्याम किसको बोलते हैं? बादल को भी बोलते हैं, घने काले जो बादल होते हैं। तो उसने जैसे इसने बोला कौन तुम, इसने मैं घनश्याम, इसने तो कृष्ण बोला बट उसने क्या समझा, इट मीन्स बादल समझ लिया उसको। तो बरसों कित जाए, यानी उसने क्या है, गलत समझ लिया। घनश्याम कृष्ण को भी बोलते हैं और जो घने काले बादल होते हैं उनको भी बोलते हैं। तो इसने तो क्या बोला था कि मैं कृष्ण हूं, बट उसने क्या समझा कि घने काले बादल है, तो उसने क्या बोल दिया कि 2 बरसों की जाए, यानी तो बादल, उसने बादल समझा तो क्या बोली वो कि बरसों कहीं जाके यहाँ क्यों खड़े हो। तो इसका क्या है, उल्टा अर्थ निकला, यानी उसने तो कुछ बताया बट उसने कुछ अलग ही समझा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जानू जाओ मत बैठो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जानू जाओ, एक बार तो ये बोलते जानू जाओ मत बैठो, तो इसके भी क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कैसे, जानू जाओ मत बैठो, एक तो ये है जानू जाओ मत बैठो, यानी एक तो ये नेगेटिव सेंस निकल, यानी जाओ मत बैठो। दूसरा देखो, जानू जाओ मत बैठो, यानी जानू जाओ मत बैठो, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस दे रहा है। इट मीन्स क्या है नेक्स्ट देखो, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, एक तो बोल रहा है कि रुको मत जाओ, दूसरा क्या है, रुको मत जाओ, यानी क्या है, उसने तो क्या बोला कि रुको मत जाओ, बट उसने सामने वाले ने क्या समझ लिया कि रुको मत जाओ, यानी क्या है, अलग, उसने कुछ बोला और सामने वाले ने कुछ समझ लिया। तो वहां पे हमें कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उपमा अलंकार। अब यहाँ से हमारे कौन से अलंकार शुरू हो गए, अर्थ अलंकार शुरू हो गए, वो हमारे क्या थे, शब्द अलंकार थे 5। अब आते हैं हमारे अर्थ अलंकार। अब इनमें क्या है, अर्थ के साथ खेल होगा, वहां क्या था, शब्दों के साथ था, यहाँ अर्थ के साथ होगा। तो उपमा अलंकार क्या होता है, यहाँ तुलना किसी गुण धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती। उपमा अलंकार में क्या है, सिंपल समझो कि यह तुलना की जाती है। वो तुलना कैसे की जाती है, तो उसका क्या है, एक शॉर्टकट है, यानी आपको वाक्य में सा मिल जाए, सम मिल जाए, सा सम सरिस, ये सा सम सरिस, ये आपको कहीं भी लिखा मिल जाए, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी इसमें क्या है, कोई भी 2 चीज होगी, उनमें आपस में क्या है, तुलना की गई होती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। यानी जो मन है वो क्या है, पीपल की पत्ते की तरह डोलता रहता है। पीपल पात सरिस मन डोला, बट हमें तो इस पे ध्यान देना, सरिस, सरिस जैसे ही सरिस लिखा मिला वहां पे हमेशा क्या लगा देना है, उपमा अलंकार लगा देना है। नेक्स्ट देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो इसमें क्या आ गया, सा आ गया। सा सम सरिस जहां कहीं भी लिखा मिले वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इसमें भी क्या है, तुलना की गई, सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी सागर के जैसा गंभीर हृदय हो, उसका हृदय कैसा होना चाहिए, सागर सा गहरा। नेक्स्ट आता है हमारा रूपक अलंकार। रूप अलंकार में क्या होता है, उपमे में तो क्या है, कोई 2 चीज होती है उनमें तुलना की जाती है। रूपक में क्या होता है, इसमें क्या है, तुलना नहीं की जाती, उस चीज को बिल्कुल थोप दिया जाता है। जैसे एक तो मैंने बोला, उपमा और रूपक को ध्यान से पढ़ना। जैसे मैंने बोला कि वह तो जंगल की शेर जैसा है, शेर जैसा है या शेर के समान है, तब तो क्या है, उपमा अलंकार है। क्यों, क्योंकि मैंने उसकी क्या है, शेर के साथ तुलना कर दी। बट जैसे ही मैंने बोला कि वो तो जंगल का शेर है, यानी अब उसको क्या है, मैंने थोप दिया है, तो वो कौन सा होगा, हमारा रूपक अलंकार होगा। तो ये डिफरेंस होता है उपमा में और रूपक में। अब इसकी परिभाषा क्या है, जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए तब हमारा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें एक क्या पहचान होती है, इसके बीच में क्या हमें एक योजक चिन्ह मिलेगा, यानी 2 उपमेय और उपमान होंगे ना,
वहां पे हमें क्या है, एक योजक चिन्ह दिखाई देगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं, यानी ये क्या कह रहा है, मैं चंद्र के जैसा खिलौना नहीं बोल रहा, तुलना नहीं कर रहा। मैया मैं तो चंद्र, यानी जो चंद्र खिलौना उसको दिख रहा है वो ही ले रहा है वो। अब नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें क्या है, उपमा में तो तुलना करते, इसमें कोई तुलना नहीं होती किसी के साथ, इसमें क्या सीधा थोप दिया जाता है, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान होती है, आपको क्या है, मानो मनु मनु, जानो जनु जनु जन्हू, ये शब्द आपको जहां कहीं भी लिखा मिल जाए वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे मानो कला निधि झलमले कालंदी के नीर, अब यहाँ पे हमें मानो मिल गया तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो ये इसकी पहचान होती है, ये आपको वाक्य के अंदर जरूर मिलेंगे। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो मानो मनु जानो जनु ये शब्द जहां भी लिखे मिले वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा संदेह अलंकार। संदेह में क्या होता है, इसमें क्या है, किसी चीज के ऊपर हमें संदेह होता है कि वो चीज वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसकी क्या पहचान होती है, हमें क्या या मिलेगा, या तो अथवा मिलेगा, किवा मिलेगा, ये शब्द मिले वहां पर हमेशा क्या है, संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, अब या शब्द आते ही क्या लगा देना हमें, तो संदेह अलंकार। विरह है अथवा वरदान, अथवा आते क्या है हमारा, संदेह अलंकार हो गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, ये क्या है, एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है अपने आप में संदेह अलंकार का। यानी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, यानी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि नारी की साड़ी बीच नारी है या फिर नारी के बीच में सारी है, इतनी लंबी खिंचती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमें किसी बात को लेकर संदेह हो, कि हमें क्या है, कंफ्यूजन हो, संदेह हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में जहां वास्तविक विरोध न हो, विरोध का आभास हो, इट मीन्स क्या है, उस चीज का हम क्या है, वास्तविक विरोध नहीं करते बट उसका क्या है, एक आभास मात्र हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। जैसे मोहब्बत एक धीमा जहर है, तो ये क्या है, एक विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसमें जो निर्जीव चीजें होती है उनको क्या है, सजीव की तरह पेश किया जाता है, तो वहां पर हमेशा क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यमुना जी गुनगुना रही है, अब क्या, यमुना क्या है, निर्जीव चीज है, तो ये क्या गुनगुनाएगी, इंसान ही तो, ह्यूमन ही तो गुनगुना सकते हैं। रोता हुआ आसमान, अब आसमान थोड़ी रोता है, इंसान रोता है। ये क्या है, जब हम निर्जीव चीजों को, जो जड़ चेतन चीजें हैं, यानी आसपास की जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, उन सबको क्या है, जब एज ए ह्यूमन इंसानों की तरह जब दिखाया जाता है, तो वो हमेशा कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मुस्कुराते हुए बादल, अब बादल थोड़ी ना मुस्कुराएंगे, तो ये क्या है, हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो वो क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमने को उठती, अब ये कह रहे हैं व्योम किसको बोला है, आकाश को, यानी लहरें इतनी ऊपर लहरें को इतनी ऊपर थोड़ी उठती है जो कि आकाश को छूने को हो जाए, नहीं, ये क्या है, अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट है बहुत ही फेमस जो उदाहरण होता है ना अतिशयोक्ति का, वो ये है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यानी क्या कह रहा है कि हनुमान जी की तो पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग, राक्षस सारे भाग गए, यानी आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल पाएगी। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और जो गाइस हमारा अलंकार वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।